हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक साल में भारत जितना क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है, उतना क्रूड ऑयल आज की डेट में समुद्र में यहां से वहां घूम रहा है और उसका कोई लेवाल नहीं है। जी हां, मैं सही बोल रहा हूं। 1.4 बिलियन बैरल्स लेके समुद्री जहाज जो है, ये तेल 1.4 बिलियन बैरल का तेल लेके समुद्र में घूम रहे हैं और कोई लेवाल जो है वो इस तेल का नहीं है, क्रूड ऑयल का नहीं है। ऐसा मैंने तो कभी नहीं सोचा था। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये चीज सोचा होगा। 1.4 बिलियन बैरल जो ये ऑयल है, इसमें से कुछ ऑयल वो है जो अनलोड नहीं हुआ और समुद्र में घूम रहा है, और बहुत सारा ऑयल ऐसा है, क्रूड ऑयल, जो सैंक्शन कंट्रीज यानी वेनेजुएला, रशिया और ईरान, यहां से ऑयल लिया गया है और वो बायर की तलाश में जो है समुद्र में या तो कहीं पे ठहरा हुआ है या घूम रहा है और बायर की तलाश हो रही है। दोस्तों, ये बड़ी अजीब स्थिति है। आज की डेट में वर्ल्ड का 15% ऑयल प्रोडक्शन जो है, जो कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, वो कंट्रीज सैंक्शन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के सैंक्शन के दौर से गुजर रही है। और यही रीजन है कि हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि ईरान में वॉर हो या वेनेजुएला में जो है सिचुएशन डावाडोल हो, हमें ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। तो दोस्तों, ये बहुत ही स्वीट स्पॉट बनाता है कुछ अजीब किस्म के ट्रेड्स के लिए, जिसके ऊपर में मैं आने वाले अपने अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आपको जैसे मालूम है, पुराने आप मेरे पेड वीडियोस जो लोग देख चुके हैं उनको मालूम है कि हिंद एल्युमिनियम जो है, वो मैंने 28 दिसंबर के अपने पेड वीडियो में कहा था, हिंद एल्युमिनियम 90% के आसपास में आज की डेट में रिटर्न दे रहा है। मतलब जब मैंने बताया था उसके बाद से। ऐसी मनक्सिया एल्युमिनियम की मैंने बात की थी, 28 से 30% का रिटर्न जो है वो मनक्सिया भी दे रहा है। 6 जनवरी को आया था पेड वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि मैंने मनक्सिया एल्युमिनियम में इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट कल तो मैंने अपने पूरे शेयर्स बेच भी दिए और 40% से ऊपर का मुझे रिटर्न हुआ। मैं बहुत जल्दी एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं जो एक बहुत ही खास सेक्टर के ऊपर में, और इंडिया में उस सेक्टर की जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कंपनीज है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और मैंने कहां खरीदा है शेयर उस सेक्टर में, वो भी मैं उस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, यदि आप में से कोई वो पेड वीडियो जो आने वाला है उसे देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने पेड वीडियो नहीं लिया है, अक्टूबर के पेड वीडियो में मैंने अमेरिकन जो सबसे बड़ी सिल्वर माइनिंग कंपनी है, पैन अमेरिकन सिल्वर, उसका मैंने डिस्क्लोज किया था कि मैंने स्टॉक बाय किए हैं। आज पैन अमेरिकन सिल्वर उस टाइम में $32 के आसपास में था, आज $55-56 के आसपास में है। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना परसेंट का रिटर्न हुआ है। अबव 60-70% रिटर्न है। ऐसी नवंबर के वीडियो में मैंने ड्राफ्ट किंग करके अमेरिका की एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी के ऊपर में कहा था कि इसके मैंने शेयर्स खरीदे हैं। आज ड्राफ्ट किंग 20 से 22% का रिटर्न दे रहा है। उस टाइम में कुछ 28-29 $29 का था, आज वो $36, $35-36 के आसपास में है। दिसंबर में जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंद एल्युमिनियम, नाल्को, मैंने इन पे बात किया था, और आज जो है वो आप देख सकते हैं, हिंद एल्युमिनियम उस टाइम में ₹65 का शेयर था, आज वो 134 से 140 के आसपास में है। ऐसी जनवरी 6 के पेड वीडियो में मनुक्सिया एल्युमिनियम पे बात की थी, 28 या 32 कुछ रुपए पे वो था, आज वो 45-44 रुपए पे है। तो दोस्तों, एक ट्रैक रिकॉर्ड में ये क्यों बता रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जिन लोगों ने वीडियोस देखे उन्होंने देखा है, तो मतलब और जिन्होंने नहीं देखा उनको नहीं पता है। तो पेड वीडियोस में जो है मैं अपने थीसिस आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, बताता हूं कि मैं ये क्यों खरीद रहा हूं। और ऐसी आज मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स बाय किए हैं। मेरे दिमाग में एक इन्वेस्टमेंट थीसिस आइडिया है और मैंने सोचा कि भाई मैं ये आप लोगों को नेक्स्ट पेड वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पेड वीडियो जो है ये 10 से 12 दिन के अंदर मैं लेके आने वाला हूं।
इस बार मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। चेंज ये कर रहा हूं कि जो पहले 100 लोग आएंगे उनके लिए फीस 500 रुपए रहेगी, और जो उसके बाद आएंगे पहले 100 के बाद उनको मैं 800 रुपए चार्ज करूंगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत लोग आते हैं और फिर वो पूरा मेरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो यदि आप देखना चाहेंगे तो आप आज से ही मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं आज के विषय के ऊपर में। मैंने ये वीडियो की शुरुआत में इसलिए बातें कही क्योंकि आप में से कई लोगों ने कहा है कि आप लोग को पेड वीडियो के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि मैं हर बार लास्ट में बताता था। आप लोगों ने कहा कि शुरुआत में बताइए, तो मैं शुरुआत में इसलिए आज बता रहा हूं। खैर एनीवेज, तो दोस्तों आप जैसे थंबनेल में देख सकते हैं, विश्व में ऑयल जो है वो भरपूर मात्रा में जो है वो आज की डेट में अवेलेबल हो गया है। और स्थिति ऐसी है कि ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो आके $60 के आसपास में जो है वो 60 के आसपास में ट्रेड हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया हाल फिलहाल में कि मैं चाहता हूं कि क्रूड के प्राइसेस $50 पर बैरल के आसपास में आए ताकि अमेरिका में इन्फ्लेशन कम हो और फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट घटाए, यहां से और नीचे घटाए। दोस्तों ये अपने आप में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के आइडियाज जनरेट करता है, वो खैर नेक्स्ट पेड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। परंतु ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 60 से $50 पर बैरल पे ऑयल मैं देखना चाहता हूं, इसके बाद से ओपेक कंट्रीज में खलबली मच गई है। ओपेक कंट्रीज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी अगुवाई जो है वो सऊदी अरेबिया करता है। उसमें आपको मालूम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई है, इराक है, ईरान है, वेनेजुएला तो फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। तो ये सारी कंट्रीज जो है ये 50% से ज्यादा आज की डेट में वर्ल्ड में ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। वर्ल्ड में लगभग 100 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल प्रोडक्शन और कंजम्पशन है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से हर दिन 2 मिलियन बैरल पर डे का एक्सेस सप्लाई बन रहा है, और इसीलिए जो है हम देख रहे हैं कि 1.4 बिलियन बैरल ऑयल जो है ये समुद्र में जहाज लेके घूम रहे। इंडिया का एक दिन में ऑयल कंजम्पशन है 4 मिलियन बैरल पर डे के आसपास में। अगर आप 4 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.4 बिलियन बैरल ही आएगा। तो जितना इंडिया पूरे साल में ऑयल कंज्यूम करता है, 365 दिन में करता है, उतना ऑयल विश्व में आज की डेट में समुद्र में भटक रहा है अपने बायर्स की तलाश में। दोस्तों अब ये स्थिति यदि ऐसी है तो फिर ऑयल के प्राइसेस 60 के नीचे क्यों नहीं आ रहे, 50 पे क्यों नहीं आ रहे, $40 पर बैरल पे क्यों नहीं आ रहे? ये एक अच्छा सवाल है और ये सवाल बनता भी है। इसका रीजन ये है, अगेन मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपना जो 2026 का एस्टिमेट दिया था, उस एस्टिमेट के हिसाब से उन्होंने कहा था कि 2025 के मुकाबले 2026 में हर दिन 8 मिलियन बैरल पर डे एक्स्ट्रा कंजम्पशन होगा, एक्स्ट्रा कंज्यूम होगा। परंतु चाइना जो है वो हर दिन 3 लाख, सॉरी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा था हर दिन 8 लाख बैरल पर डे का एक्सेस कंजम्पशन होगा, ओके, 2026 में 2025 के मुकाबले। परंतु प्राइसेस नहीं नीचे गिर रहे हैं, सप्लाई एक्सेस होने के बाद भी डिमांड 8 लाख बैरल से ही बढ़ रही है, जबकि सप्लाई 2 मिलियन बैरल से बढ़ रहा है। इसलिए प्राइसेस नीचे नहीं जा रहे, क्योंकि 8 लाख बैरल में जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन होगा वर्ल्ड में 2026 में 2025 के बनिस्बत, इसमें अकेले 3 लाख बैरल जो है वो अकेले चाइना जो है वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए जो है वो रख ले रहा है, ठीक है। और ये जो 3 लाख बैरल है ये मार्केट में नहीं आ रहा। जब ऑयल मार्केट में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट में नहीं आ रहा है तो वो ऐसी जगहों से ऑयल चाइना बाय कर रहा है अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व के लिए, जहां पे प्राइसेस पहले से ही प्री डिफाइंड है, वो प्री डिफाइंड एंड डिस्काउंटेड प्राइस पे ले रहा है। तो ये जो एक्सेस सप्लाई, जो एक्सेस डिमांड की बात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कही कि भाई 2026 में हर दिन 8 लाख बैरल से डिमांड बढ़ेगी,
वो बढ़ने के बाद भी ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, क्योंकि 3 लाख बैरल पर डे जो है चाइना उसमें से खींच ले रहा है अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए। अगर इतना ऑयल मार्केट में रहता, ट्रेड होता ब्रेंट में, या आपको मालूम है कुशिंग ओक्लाहामा जो है जहां पे अमेरिकन प्राइसेस जो हैं वो डिसाइड होते हैं, यदि वहां के मार्केट में रहता तो ये प्राइसेस को बहुत ज्यादा मूव कर सकता था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखिए ऑयल का मार्केट कैसे चेंज हुआ है। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, उस टाइम में एक ही साल में, मार्क दिस पॉइंट, लिख लीजिए, आपको कई सारे मैं डाटा दे रहा हूं वो याद नहीं रहेंगे, एक ही साल में ऑयल के प्राइसेस 150% बढ़े थे 1979 से 80 के बीच में। एक साल में 150%। क्यों 150% बढ़े थे? क्योंकि उस टाइम में ईरान जो था वो वर्ल्ड का 7% ऑयल जो है ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता था। तो जब रेवोल्यूशन हुआ तो ये जो सप्लाई था ये मार्केट में आना बंद हो गया और धीरे धीरे कम हो गया, बंद नहीं हुआ, और अमेरिका को जाना तो पूरी तरीके से बंद हो गया। ईरान ने बोल दिया कि भैया हम अमेरिका को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस कारण से जो है सडनली हमने देखा कि 150% एक साल में ऑयल के प्राइसेस, क्रूड के प्राइसेस बढ़े। इसी तरीके से 2003-4 में जब ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे और वहां पे एक कूप हुआ था, मतलब सत्ता के प्रति विद्रोह हुआ था और असफल विद्रोह रहा, चावेज उसके बाद भी प्रेसिडेंट वेनेजुएला के बने रहे, परंतु उस टाइम में भी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े थे 2003-4 में। और उसका रीजन ये था कि वेनेजुएला उस टाइम में वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 3 से 3.5% जो है वो कंट्रोल करता था। वेनेजुएला उस टाइम में 2 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन था। आज वेनेजुएला का प्रोडक्शन आधा हो गया, घट के 1 मिलियन बैरल पर डे पे आ गया। 9 लाख बैरल या 1 मिलियन बैरल पर डे का वेनेजुएला का प्रोडक्शन हो गया। तो इस कारण से अब वेनेजुएला कोई बड़ा प्लेयर रहा नहीं। इसी तरीके से ईरान जो पहले 7% होल्ड करता था वर्ल्ड की सप्लाई में, आज वो 4% से नीचे आ गया। और चेंज बड़ा क्या हुआ? चेंज बड़ा ये हुआ कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी हो गया है। तो जो भी एक्सेस डिमांड बढ़ रही है अमेरिका में, फ्रैकिंग प्रोसेस से उस डिमांड को जो है वो फुलफिल कर लिया जा रहा है। आपको मालूम है लुसियाना करके एक स्टेट है वहां पे, और न्यू मैक्सिको करके स्टेट है, इन दोनों स्टेट्स में बहुत ज्यादा जो है फ्रैकिंग प्रोसेस द्वारा ऑयल निकाला जा रहा है। और ऑफ कोर्स टेक्सास में तो हमेशा से ऑयल निकलता है। ह्यूस्टन जो टेक्सास में एक सिटी है, उसको कहा ही जाता है ऑयल कैपिटल ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूम करने वाला कंट्री है, यदि यही ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन जाए तो सारी मतलब सरदर्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो इतना सप्लाई अवेलेबल रखेगा मार्केट में कि प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर ना जाए। एक और बड़ा चेंज जो हुआ पिछले 20-25 साल में वो ये हुआ कि मैं रशिया का आपको एग्जांपल देता हूं। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, उस टाइम में रशियन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था टैक्सेस के द्वारा रशियन गवर्नमेंट 20% अपने टोटल टैक्स का जो कलेक्शन है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से कमाती थी। कितना? 20%। यही 2007 में जब ऑयल एकदम पीक पे था 2007-8 में, उस टाइम में रशियन गवर्नमेंट ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से 37% रेवेन्यू कमाती थी। परंतु जिस साल यूक्रेन पे रशिया ने हमला किया, उस साल के अंत में यानी 2022 के अंत में रशियन गवर्नमेंट अपने टोटल रेवेन्यू का 42% जो है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से कमा रही है। तो दोस्तों दो जो बड़े चेंजेस देखने में आए वो ये आया, पहला ये कि जो बड़े प्रोड्यूसर्स थे ऑयल के, जैसे वेनेजुएला और ईरान, जैसे मैंने आपको बताया, ये अब कोई उतने बड़े प्लेयर नहीं रह गए। दूसरा, जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री था आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गया है।
ना केवल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गया, बल्कि वेनेजुएला पे कब्जा करके जो है इसने एक तरीके से, जो हम ये कहते हैं कि भाई डार्क बैरल्स, डार्क बैरल्स का अर्थ ये हुआ कि वो ऑयल जो समुद्र में घूम रहा है परंतु उसका कोई लेवाल नहीं है, जो मैंने आपको बताया प्रोग्राम की शुरुआत में 1.4 बिलियन बैरल के आसपास में आज की डेट में डार्क बैरल की संख्या कम होगी। वेनेजुएला में आक्रमण किया अमेरिका ने और मदारो को, निकोलस मदारो जो वहां के राष्ट्रपति, उनको गिरफ्तार किया। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शन हट सकते हैं। सैंक्शन हटे तो लगभग 1 मिलियन बैरल जो है, ये जो अभी तक डार्क बैरल था, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर में सैंक्शन लगा था, वेनेजुएला से जो भी ऑयल निकल रहा था वो क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, इस टाइप की कंट्रीज में जा रहा था, चाइना वाइना, अब जो है वो मार्केट में आएगा, मार्केट में आएगा तो उससे जो है सप्लाई और बढ़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कहा यह जा रहा है कि ये जो 8 लाख बैरल पर डे से कंजम्पशन बढ़ेगा 2026 में, उसमें मैंने आपको बताया कि 3 लाख बैरल तो अकेले खींच के ले जा रहा है आपका चाइना स्ट्रेटेजिक रिजर्व के नाम पे, जिससे मार्केट में ऑयल अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए, इसलिए प्राइसेस बढ़ नहीं रहे। दूसरा, वेनेजुएला के जो पुराने ऑयल वेल्स हैं जिनका मेंटेनेंस नहीं ठीक से हुआ है, उनके भी मेंटेनेंस की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि डाइल्यूएंट डाइल्यूएंट का मतलब रहता है लो सल्फर वाला क्रूड, जिसको हम लाइट क्रूड भी कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि वेनेजुएला का जो हैवी क्रूड है इसमें लाइट क्रूड मिलाएंगे तो उसकी शिपिंग जो है बहुत फास्ट होगी और आसानी से होगी, लॉजिस्टिक में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो पुराने वेनेजुएला के ऑयल वेल्स की मेंटेनेंस करके और डाइल्यूएंट मिला के, हैवी सल्फर वाले हैवी क्रूड में मिला के, और लगभग 3 लाख बैरल जो है वो एक्सेस सप्लाई मार्केट में तुरंत 1 से 2 महीने में आ सकती है। तो ऑलरेडी इतना ज्यादा सप्लाई है ऑयल का, और सप्लाई और ऑयल का बढ़ेगा। यदि ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में क्रूड के प्राइसेस कैसे रिएक्ट करेंगे, और ऐसी स्थिति में क्या ट्रेड हमारे लिए बनता है, इस पे चर्चा करेंगे आने वाले पेड वीडियो में दोस्तों। आई होपफुली आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारे डाटा दिए हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं। यदि आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन रह गया तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।